हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th साइंस का सिलेबस फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और देख रहे हैं 12th का केमिस्ट्री। स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस, उसका आज लेक्चर नंबर 8 है। आज से हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है उसे स्टार्ट करेंगे। हमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को देखना है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट इज वेपर प्रेशर लोअरिंग, जिसे डेल्टा पी से डिनोट किया जाता है। इसका आज पार्ट 1 होगा। तो आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और डेरिवेशंस को देखेंगे और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वेपर प्रेशर लोअरिंग विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो आज के लेक्चर में हमें देखने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं ये प्रॉपर्टीज़ डाइल्यूट सॉल्यूशन के होते। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए प्रॉपर्टीज़ होंगे। तो क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन देखो। द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे सॉल्यूशन के फिजिकल प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन कैसे बनता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर से बनता है। ये जो प्रॉपर्टीज़ होंगे सॉल्यूशन के, ये किस पे डिपेंड होंगे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उस पे डिपेंड होंगे, नॉट ऑन द नेचर। तो सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं है। किस पे डिपेंड है? सोल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड है। इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है सब्सटेंस की, ये कंसिडर की जाती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए जब डाइल्यूशन जो होगा कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर या उससे भी कम कंसिडर होगा। मतलब सॉल्यूशन जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा तब जो सॉल्यूशन के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो डिपेंड होते हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे, ना ही के नेचर पे। सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं होते, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड होते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमें देखने अलग अलग, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल। पहली प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर लोअरिंग। याद रखना है वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर लोअरिंग जो है वो क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सिर्फ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा, वेपर प्रेशर लोअरिंग या इसे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी कहा जाता है, वो क्या होगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देन बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन। बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन भी क्या होगा यहाँ पे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाएगा, ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एंड लास्ट होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हर एक लेक्चर में हमें एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल में देखना है, उसके न्यूमेरिकल्स भी देखने हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट वेपर प्रेशर लोअरिंग, या कहा जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आज के लेक्चर में हमें देखनी है वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो सबसे पहले वेपर प्रेशर होता क्या है? तो वेपर प्रेशर ऑलरेडी हम देख चुके हैं। जब कोई भी लिक्विड क्या होता है? क्लोज कंटेनर में होता है। तो ऐसे क्लोज कंटेनर में एक लिक्विड को रखा है तो क्या होगा देखो। व्हेन अ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर, तो क्लोज कंटेनर में लिक्विड है, धीरे धीरे क्या होगा? वेपोराइज होगा। ये वेपर्स क्या होंगे? ये जो वॉल होगा कंटेनर का वहाँ पे सिंक होंगे और वापस क्या होंगे? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? लिक्विड और जो वेपर्स होंगे उनके बीच में क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर्म होगा। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन जब अपने इक्विलिब्रियम पे जाता है, इक्विलिब्रियम मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट जब सेम होता है, जितने लिक्विड पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट होंगे उतने वेपर पार्टिकल लिक्विड में कंडेंस होकर कन्वर्ट होंगे। तो ये ऑपरेशन और कंडेंसेशन का रेट जब सेम होगा तब रिएक्शन क्या होगी? अपने इक्विलिब्रियम पे होगी। तो व्हेन लिक्विड इन क्लोज कंटेनर जब अपने इक्विलिब्रियम पे होगा, यहाँ पे जो वेपर यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, या ये जो एरिया है यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट होता है ड्यू टू वेपर की वजह से प्रेशर एग्जर्ट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा लिक्विड के सरफेस पे, उसे क्या कहा जाता है? वेपर
प्रेशर। तो डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन लिक्विड इन क्लोज कंटेनर इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स वेपर, तो इक्विलिब्रियम में होगा लिक्विड अपने वेपर्स के साथ, ऐसा इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा, तब यहाँ पे क्या होता है, ये जो ओपन स्पेस होगा यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट होता है वेपर की वजह से ऑन लिक्विड। तो ये वेपर लिक्विड पे क्या करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, क्योंकि कंटेनर क्लोज है, वेपर बाहर नहीं जा सकते इसीलिए। तो उसी को क्या कहा जाता है, वेपर प्रेशर। द प्रेशर एग्जर्टेड और क्रिएटेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन क्लोज कंटेनर। तो आपको याद रखना है ये डेफिनेशन। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की डेफिनेशन है। और एक क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल करके, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 33 पे व्हाट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो उसका भी आंसर क्या होगा, यही होगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो अभी कंडीशंस देखने हैं हमें कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कब होगा। तो अलग अलग कंडीशन है, हम एक एक कंडीशन को डिस्कस करते हैं। तो चलो कंडीशन देखने हैं। सी द फर्स्ट कंडीशन, इस पे क्वेश्चन भी आता है, पहले कंडीशन देख लेते हैं। ऐसा ऑब्जर्व हुआ है, ऑब्जर्व कब होता है, जब एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट किया जाता है। तो एक्सपेरिमेंट से ऐसे पता चला कि जब आप नॉन होलाटाइल मतलब जो क्या है अपने आप वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ऐसे क्या है ये नॉन होलाटाइल। जब नॉन होलाटाइल सॉलिड या फिर नॉन आयोनाइजेबल, जिनका आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है, नॉन आयोनाइजेबल। तो नॉन आयोनाइजेबल कौन होते हैं, जिनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। जो कोवैलेंट बॉन्ड से बनते हैं वो नॉन आयोनाइजेबल, 2 आयन में कन्वर्ट नहीं होते। तो ऐसे ऑब्जर्व हुआ है बाय एक्सपेरिमेंट व्हेन नॉन होलाटाइल सॉलिड और नॉन आयोनाइजेबल कोवैलेंट सॉलिड को आप जब लिक्विड में डिजॉल्व करते हो, लिक्विड सॉल्वेंट में जब डिजॉल्व किया जाएगा लिक्विड सॉल्वेंट में, तो ये इनमें से दोनों में से किसी एक को भी लिक्विड सॉल्वेंट में जब डिजॉल्व किया जाएगा, तो ये जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, ये क्या होता है, लोअर होता है देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट था उस सॉल्वेंट का खुद का जो वेपर प्रेशर था उससे भी ये वेपर प्रेशर कम हो जाता है जब आप नॉन होलाटाइल सॉलिड को या नॉन आयोनाइजेबल कोवैलेंट सॉलिड को क्या करते हो, लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करते हो। तो लिक्विड सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है ये लोअर हो जाएगा। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट से पता चला है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है बिकॉज ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये पार्टिकल क्या है, कंट्रीब्यूट नहीं करते वेपर प्रेशर को। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर में ये कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का ये क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये नॉन होलाटाइल नेचर होने की वजह से या नॉन आयोनाइजेबल नेचर होने की वजह से क्या होगा, ये वेपर प्रेशर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो देखो अगर आपके पास एक कंटेनर है और एक कंटेनर में क्लोज कंटेनर ले लो, आपने एक सॉल्वेंट लिया है, सपोज वाटर है ऐसा समझो, और उस वाटर में आपने कुछ यूरिया के पार्टिकल ऐड कर दिए। तो यूरिया के पार्टिकल क्या है, नॉन होलाटाइल है, तो ये सरफेस को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो ये जो वाटर के पार्टिकल है जिनको वेपोराइज होना है तो उनके रास्ते में आ रहे हैं। आप रास्ते से चल रहे हो और आपके सामने एकदम एक कोई मोटा सा आदमी आ जाए तो आपका रास्ता जैसे रुक जाता है, वैसे ही इन पार्टिकल की वजह से ये जो पार्टिकल से सॉल्वेंट के वो वेपोराइज होने का रेट उनका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, लोअर होगा। तो ये पहली कंडीशन है। इस पे क्वेश्चन क्या आता है, गिव रीजन व्हेन सोल्यूट इज नॉन होलाटाइल द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन। तो ये क्या है, वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है ये किसके इक्वल में होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन। तो यही इसका आंसर है कि एक्सपेरिमेंट से पता चला है व्हेन नॉन होलाटाइल और नॉन आयोनाइजेबल सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर दैन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो दूसरी लैंग्वेज में हम ऐसा कह सकते हैं, अदर वर्ड्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट लोअर बाय डिजॉल्विंग नॉन होलाटाइल सोल्यूट। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, लोअर हो गया। क्यों, नॉन होलाटाइल सोल्यूट को आपने क्या कर दिया, सॉल्वेंट में ऐड कर दिया। जब आपका सोल्यूट क्या होता है, नॉन होलाटाइल होता है, नॉन होलाटाइल मतलब वेपोराइज न होने वाला,
तो जब नॉन वोलेटाइल होता है इट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन वेपर प्रेशर अबव द सॉल्यूशन, तो इस वेपर प्रेशर में ये कंट्रीब्यूट नहीं करता क्योंकि वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, तो ये वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा अबव द सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि ये सॉल्यूट जो है ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इसे हम दिखाने के लिए मैं आप लोगों को एक इक्वेशन लिख देती हूँ। तो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट आप सोल्यूट आपने ऐड किया और नॉन आयोनाइजेबल सॉलिड आपने ऐड कर दिया। सपोज इसका वेपर प्रेशर हम कंसिडर करते हैं P01, क्योंकि हम हमेशा ये सोल्यूट है तो सोल्यूट के लिए P01 ही कंसिडर करते। इसे आपने क्या कर दिया, लिक्विड सॉल्वेंट में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जिसका वेपर प्रेशर क्या था, P02 था। तो पूरा जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, P। लेकिन ये कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, तो आपका P किसके इक्वल में होगा, P02 के इक्वल में होगा। अगर इसका कोई वेपर प्रेशर ही नहीं, ये कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे, तो जितना ये वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा उतना ही लिक्विड के सरफेस पे होगा, उतना ही सॉल्यूशन के सरफेस पे होगा। तो ये दोनों क्या हो जाते, इक्वल होते। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन वेपर प्रेशर अबव द सॉल्यूशन, इसीलिए सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा ये किसके इक्वल में होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल में होगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखो, इफ हम कंसिडर करें कि P01 क्या है, इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, P1 को कंसिडर करते वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, ये P1 से P01 क्या होगा, हायर होगा, प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है देन द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के अंदर क्यों, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट सोल्यूट ने क्या कर दिया, लोअर कर दिया प्रेशर। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग के लिए, डेल्टा P इज इक्वल टू P01 माइनस P1, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यही क्या होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ पे डेल्टा P क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आपको ये याद रखना है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के में जाने के बाद वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर लोअरिंग होगा। तो ये फार्मूला है वेपर प्रेशर लोअरिंग का, जिसे हमें यूज़ करना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। अभी और एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर बाय डिजॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब आप ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का है वो लोअर क्यों होता है, वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्वेंट का क्या है, लोअर क्यों होता है, जब आप उसमें क्या ऐड करते हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को ऐड करते हो, तो ये लोअर क्यों होता है, ऐसा क्वेश्चन। तो क्या होता है देखो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड होगा, द एस विथ विच द मोलिक्यूल एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो हमेशा याद रखो किसी भी क्लोज कंटेनर में वेपर प्रेशर जो होता है किसी भी लिक्विड का, ये किस पे डिपेंड हो रहा है कि ये सरफेस से कितने पार्टिकल क्या हो रहे हैं, एस्केप हो रहे हैं, कितने पार्टिकल ऊपर गैस में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डिज़ोल्व कर देते हो तो ये जो मोलिक्यूल से सरफेस के मोलिक्यूल, कुछ सरफेस के मोलिक्यूल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट से क्या होंगे, रिप्लेस होंगे। तो आपने इसमें क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो ये रेड कलर के ऐसे समझो कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल, लेकिन ये पार्टिकल सरफेस पे भी प्रेजेंट होंगे, सरफेस के कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल को वो रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये सोल्यूट चाहिए, यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो यह क्या हुआ, सरफेस के कुछ पार्टिकल को उन्होंने क्या कर लिया, रिप्लेस कर लिया।
तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल ने। तो सोल्यूट मोलिक्यूल डू नॉट कंट्रीब्यूट टू वेपर प्रेशर, ये ऐसे पार्टिकल है जो वेपोराइज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते और सरफेस पे आ गए, मतलब जो पार्टिकल गैस में कन्वर्ट हो गए उनके रास्ते में खड़े हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल जो कि वेपोराइज होंगे पर यूनिट एरिया, उसका रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोअर होगा, क्योंकि सरफेस पे अगर सारे वोलाटाइल पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट होते तो जल्दी से एस्केप होते गैस में, लेकिन उनको कवर कर लिया है कुछ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ने जो वेपोराइज नहीं होते। तो इन्होंने कवर करने की वजह से ये पार्टिकल का जो रेट है वेपर में कन्वर्ट होने का, वो रेट क्या हो चुका है यहाँ पे, लेस हो चुका है दैन द नंबर ऑफ सरफेस ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। मतलब प्योर सॉल्वेंट में क्या था, प्योर सॉल्वेंट में सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल थे, तो यहाँ पे वेपोराइजेशन का बहुत ही ज़्यादा हायर था, क्योंकि कोई भी नॉन वोलेटाइल, जैसे ही आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया तो यहाँ पे सरफेस पे कुछ पार्टिकल रिप्लेस हो गए, और सरफेस पे पार्टिकल, अभी इसे गैस फॉर्म में जाना है तो ये ऐसे ऊपर आएगा, तो ये रास्ते में, तो इसे ऐसे होके जाना पड़ेगा, तो क्या हो गया, उसे टाइम लगेगा, इसीलिए वेपोराइज होने का रेट क्या हो गया, कम हो गया। तो हम लिख सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल एट सरफेस सोल्यूशन वेपोराइज एट स्लोअर रेट दैन द प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लोअर होगा। चलो अभी हमें वापस एक बार देखना है राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट होता है उसके लिए राउल्ट्स लॉ क्या होगा। अभी ये हमने लास्ट जो लेक्चर में देखा था वो लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर था, मतलब आपका सोल्यूट भी लिक्विड था और सॉल्वेंट भी लिक्विड था। अभी हमें देखना है कि आपका सोल्यूट सॉलिड होगा जो कि नॉन वोलेटाइल होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। तो देखो हमें पता है सॉल्यूशन जो है कैसे बनता है, सॉल्यूशन के लिए ज़रूरी होता है सबसे पहला यहाँ पे सोल्यूट जो कि लेस क्वांटिटी में होता है, और दूसरा ज़रूरी होता है सॉल्वेंट। ये आपके बुक में दिया नहीं है लेकिन ये समझ लो, ये ज़रूरी। तो ये दोनों क्या है, तो अभी इस कंडीशन के लिए ये सोल्यूट जो होगा ये क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल के लिए देख रहे हैं हम। नॉन वोलेटाइल मतलब कौन से, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ऐसा। और ये जो होगा सॉल्वेंट ये क्या होगा, वोलेटाइल होगा। सॉल्वेंट क्या होगा, वोलेटाइल होगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए हमें राउल्ट्स लॉ को देखना है। जब आपका सोल्यूट क्या होगा, नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट वोलेटाइल होगा, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा सॉलिड लिक्विड, ये सॉलिड फॉर्म में होगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये सॉलिड फॉर्म में होगा सोल्यूट, और ये कौन से फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा आपका सॉल्वेंट। तब राउल्ट्स लॉ क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, इसीलिए सॉलिड की वोलेटाइल नेचर नहीं होता, सो नो टेंडेंसी टू इवैपोरेट, तो इसकी कोई भी टेंडेंसी नहीं होगी इवैपोरेट होने की। इवैपोरेट होने की टेंडेंसी नहीं होगी क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल, ये वोलेटाइल है, तो इसकी क्या होगी, ये क्या होगा, इवैपोरेट होगा, मतलब वेपर फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर्स क्या होंगे, यहाँ पे कोई भी वेपर प्रेशर जनरेट ही नहीं करेगा, तो वेपर प्रेशर कितने होंगे, इसके 0 होंगे। और ये क्या करेगा, जितना भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा यही क्रिएट करेगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ये क्रिएट करेगा। और वेपर प्रेशर इसका कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यही वेपर में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो ये 0 होगा, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसके एग्जाम्पल देखो कौन से है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल होंगे यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला पता है, NH2, 11th में हम देख चुके, CONH2। ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है यूरिया। दूसरा है ग्लूकोज, ग्लूकोज पता है, C6H12O6। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है सुक्रोज, ये भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ही है, C12H22O11। तो ये सारे क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के तौर पे यूज़ होंगे। सॉल्वेंट कौन होंगे जो वोलेटाइल होंगे, तो हो सकता है मिथेनॉल, क्या फॉर्मूला होगा, CH3OH। इथेनॉल,
क्या फॉर्मूला होगा, C2H5OH, ये H है। बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला पता है, बेंजीन पे हम देख चुके हैं ऑर्गेनिक में, C6H6। और टोल्यून C6H5CH3, या इसे C7H8 भी लिखा जाता है। तो ये सारे क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल है। तो अभी हमें क्या करना है, नॉन होलाटाइल सोल्यूट को जो कि सॉलिड स्टेट में, उसे हमें होलाटाइल सॉल्वेंट जो लिक्विड कंडीशन में उसमें डिज़ोल्व करना है और देखना है कि क्या इफ़ेक्ट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हम देखेंगे। तो चलो, एक कंडीशन है जिसे अच्छे से समझ लो। आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट था, ओके। कौन से कंडीशन में, ये लिक्विड कंडीशन में था आपका सॉल्वेंट। तो दिख रहा है यहाँ पे कंटेनर में, इसका खुद का अपना वेपर प्रेशर था। आपने इसमें क्या कर दिए, इसे ए कहेंगे। आप इसके आगे आपका सॉल्वेंट ए होगा और सोल्यूट बी होगा, लिख लो कहीं तो भी। ए आपका क्या होगा, सॉल्वेंट, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। और बी आपका क्या होगा, सोल्यूट होगा। या फिर जिसे आप 1 से डिनोट करोगे वो आपका सॉल्वेंट होगा, और जिसे आप 2 से डिनोट करोगे वो आपका सोल्यूट होगा। P1 मतलब सॉल्वेंट के लिए, P2 मतलब सोल्यूट के लिए। तो ये कहीं तो भी लिख लो। तो आपका प्योर सॉल्वेंट है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सपोज ए के ए पार्टिकल थे, तो वेपोराइज हो रहे हैं और वेपर प्रेशर यहाँ पे सॉल्यूशन के सरफेस पे एग्जर्ट हो रहा है। आपने इसमें बी पार्टिकल को ऐड कर दिया। बी पार्टिकल क्या थे, नॉन होलाटाइल सोल्यूट था, जो कौन से कंडीशन में था, सॉलिड स्टेट में था। ये कौन से कंडीशन में था, लिक्विड कंडीशन में था। तो इन दोनों के मिक्सचर से एक सॉल्यूशन बना। तो आपके सॉल्यूशन में अभी देखो, ए के भी पार्टिकल प्रेजेंट है और आपने जो नॉन होलाटाइल सोल्यूट ऐड किया है उस बी के भी पार्टिकल प्रेजेंट है। मतलब ये दोनों का मिक्सचर है, ए और बी का मिक्सचर है। तो यहाँ पे ये जो वेपर प्रेशर था इसका, इसे हम कंसिडर करेंगे P01। इसका तो खुद का कोई वेपर प्रेशर ही नहीं है, क्योंकि ये वेपर प्रेशर को मैं कंट्रीब्यूट ही नहीं करता। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन मतलब क्या है, ये A प्लस B का कॉम्बिनेशन है, ये सॉल्यूशन है आपका। तो यहाँ पे इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या है, इसे हम कहेंगे P1। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, कुछ पार्टिकल बी के जो है नॉन होलाटाइल, वो क्या होंगे, सरफेस पे आ जाएंगे एंड कवर द होलाटाइल पार्टिकल। ए के पार्टिकल होलाटाइल थे, उनको उन्होंने क्या कर लिया, कवर कर लिया। और ये क्या कर देंगे, रिड्यूस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो P1 है मतलब वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, इट इज़ लोअर दैन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट से इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, लोअर होगा। तो ये पॉइंट अच्छे से समझ लो। क्यों, क्योंकि कुछ पार्टिकल क्या हो चुके, इसने कवर कर लिए, तो इसीलिए ये क्या हो गया, लोअर हो गया। तो हम कहेंगे ऑन एडिशन ऑफ नॉन होलाटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर इज लोअर। जो एक्चुअल प्योर सॉल्वेंट का था वेपर प्रेशर क्या हो चुका है, लोअर हो चुका है। सो इन सॉल्यूशन ऑफ नॉन होलाटाइल सोल्यूट द लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर द होलाटाइल सॉल्वेंट। जो हम राउल्ट्स लॉ देखेंगे वो किसके लिए एप्लीकेबल होगा, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के लिए होगा, नॉट एप्लीकेबल टू द नॉन होलाटाइल सोल्यूट। इसके लिए वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये है जो वेपोराइज ही नहीं होता, इसका वेपर प्रेशर 0 है, वेपर प्रेशर में ये कंट्रीब्यूट ही नहीं करता। इसीलिए जो लॉ देखेंगे हम वो सिर्फ किसके लिए होगा, सॉल्वेंट के लिए होगा, सोल्यूट के लिए नहीं होगा। तो चलो देखते हैं राउल्ट्स लॉ क्या है फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन होलाटाइल सोल्यूट। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन होलाटाइल सोल्यूट प्रेजेंट होता है उसके लिए राउल्ट्स लॉ क्या होगा। सो लॉ स्टेट्स दैट
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट है उसके सरफेस पे जो वेपर प्रेशर होता है, इट इज़ इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का होगा, प्योर सॉल्वेंट का, वही मल्टीप्लाइड बाय द इट्स मोल फ्रैक्शन, उसे किससे, सॉल्वेंट के ही मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। मतलब द लॉ कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट ओनली, क्योंकि वेपर प्रेशर में सिर्फ सॉल्वेंट ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, सोल्यूट पे कुछ भी डिपेंड नहीं है लॉ, क्योंकि सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, जो कंट्रीब्यूट नहीं करता वेपर प्रेशर में। तो इसलिए लॉ क्या होगा, ये लॉ सिर्फ किसके लिए होगा, सॉल्वेंट के लिए होगा। तो क्या है लॉ, देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन पे जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल में होगा, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्योर सॉल्वेंट के ही मोल फ्रैक्शन से। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू P01 इंटू zeta1। तो यहाँ पे तो 1 मतलब मैंने बताया आप लोगों को, हम 1 कंसिडर करेंगे फॉर सॉल्वेंट, क्योंकि वही कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसके आगे याद रखो 1 का मीनिंग है सॉल्वेंट और 2 का मीनिंग होगा सोल्यूट, जो कि नॉन वोलेटाइल है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू P01 zeta1। तो पहले लॉ को अच्छे से समझ लो कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ओवर द सॉल्यूशन किसके इक्वल में होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमें जो फार्मूला मिला है उससे भी डिटेल में देख लेते हैं। क्या फार्मूला मिला है हमें मिला है P1 इज इक्वल टू P01 zeta1, ये फार्मूला मिला हमें। तो यहाँ पे ये सारे किसके लिए एप्लीकेबल होंगे, सॉल्वेंट के लिए होंगे। तो यहाँ पे P1 क्या होगा, ये होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फॉर्म होने के बाद ये वेपर प्रेशर होगा। P01 क्या होगा, इट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब तक आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड नहीं किया था उसके बिफोर वाला, तो ये प्योर सॉल्वेंट। और zeta1 क्या होगा, zeta1 इज़ द मोल फ्रैक्शन। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी किसका, प्योर सॉल्वेंट का। तो ये मोल फ्रैक्शन होगा प्योर सॉल्वेंट का। मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं हमें पता है। तो ये है राउल्ट्स लॉ फॉर द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सपोज हमने ग्राफ ड्रॉ किया P1 अगेंस्ट zeta1, तो क्या आएगा ग्राफ, देखो सपोज आपने ग्राफ को ड्रॉ किया, तो ग्राफ क्या है, आपके बुक में ऐसे ग्राफ दिखाए गए अभी। तो आप क्या कर रहे हो, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, तो ये P1 कह रही हूँ मैं इसे, एंड द मोल फ्रैक्शन। तो मतलब ये क्या है, zeta1। तो यहाँ पे zeta1 इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पे zeta1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। तो यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। तो ये वेरिएशन है ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें ये क्या मिलता है, हमें ये मिलता है स्ट्रेट लाइन। तो राउल्ट्स लॉ पे भी आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है। स्टेट राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, यूजिंग राउल्ट्स लॉ हाउ यू शो डेल्टा P इज इक्वल टू P0 x2, ये तो हमें देखना है। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो ये ग्राफ पहले समझ लो, जब प्लॉट किया P1 वर्सेस zeta1 तो ये स्ट्रेट लाइन आया, तो ये ऐसे दिखा। तो ये ग्राफ है वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विथ मोल फ्रैक्शन। तो ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा, मतलब वेपर प्रेशर जितना इंक्रीज होगा जितना ही क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसे कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ऐसा है, यूजिंग राउल्ट्स लॉ हाउ विल यू शो दैट डेल्टा P इज इक्वल टू P01 zeta2। तो यहाँ पे zeta2 क्या है, zeta2 है मोल फ्रैक्शन, किसका, 2 किसके लिए लेने के लिए बोला है मैंने, सोल्यूट के लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है इसका मोल फ्रैक्शन है zeta2 इन द सोल्यूशन, कहाँ पे,
इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में उसका भी अपना मोल फ्रैक्शन होगा ही ना, तो सोल्यूशन। एंड P01 क्या है यहाँ पे, इट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट, तो हमें बताना है, हमें शो करना है ये। उन्होंने बताया है कि zeta1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, और P01 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो चलो देखते हैं कैसे इसे हम डिराइव करते हैं। तो सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ जो होता है एक्सप्रेस से होता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसमें आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया है। सो लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सॉल्वेंट, नॉट फॉर द सोल्यूट। तो यहाँ पे उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो लॉ क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो सपोज हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि हमारे पास बाइनरी, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, P1 इज इक्वल टू P01 zeta1 अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। तो ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम अभी कंसिडर करते हैं कि बाइनरी मिक्सचर है। बाइनरी मिक्सचर मतलब एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है। बाइनरी मिक्सचर है या फिर बाइनरी सॉल्यूशन कहो। बाइनरी सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट होता है और एक ही सोल्यूट होता है। तो हमें पता है क्या होता है, zeta1 प्लस zeta2 बाइनरी सॉल्यूशन के लिए कितना होगा, 1। सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की एडिशन कितनी होती है, 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो zeta1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस zeta2 से। तो चलो इसी को इसमें हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो क्या होगा देखो, यहाँ पे होगा P1 इज इक्वल टू P01 1 माइनस zeta2। ओके, अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, P01 माइनस P01 zeta2। थोड़ा सा रीराइट करते इक्वेशन को, इसे इस साइड लेकर आएंगे, इसे उस साइड लेकर जाएंगे। तो क्या होगा देखो, यहाँ पे P01 माइनस P1 इज इक्वल टू P01 zeta2। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या होता है, हमेशा याद रखो, P01 माइनस P1, ये है डेल्टा P। ये तो हमने लोअरिंग में देखा था ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हमने वही डिफरेंस देखा कि जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उससे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेपर प्रेशर लोअरिंग। डेल्टा P क्या है, वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो ये वैल्यू को हम डेल्टा P से रिप्लेस करते, तो डेल्टा P इज इक्वल टू P01 zeta2। तो हमें जो डिज़ायर था दिया हुआ वो हमें यहाँ पे मिला है। तो डेल्टा P जो होगा वो डिपेंड होगा किस पे, zeta2 पे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड होगा, उसके वेपर प्रेशर से कोई लेना देना नहीं, तो उसके पार्टिकल पे ये डिपेंड होगा। तो डेल्टा P जो है, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहाँ पे आ गया, सोल्यूट के पार्टिकल से रिलेट हो गया। तो ये क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो डेल्टा P एक होगा लोअरिंग वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला ये उसे यहाँ पे पुट कर दिया तो हमें ये मिला। तो हमें ये पता चला कि वेपर प्रेशर लोअरिंग जो कि डेल्टा P है वो किस पे डिपेंड है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड है। इसीलिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन भी आया, सपोज शो दैट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम ये बता सकते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज गिवन बाय डेल्टा P एंड डेल्टा P इज इक्वल टू P01 zeta2 विच शो दैट डेल्टा P डिपेंड्स ऑन द zeta2 मीन्स द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। इसीलिए हम कह सकते हैं डेल्टा P दैट इज़ द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये किससे रिलेटेड हो गया, किस पे डिपेंड हो गया, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे, इसलिए ये क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस पे भी क्वेश्चन आता है, डिफाइन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्या होता है, ये एक रेशियो होगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है वेपर प्रेशर लोअरिंग का,
डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर जो होगा प्योर सॉल्वेंट का, इसे ही कहा जाएगा, मतलब डेल्टा पी अपॉन पी नॉट 1, ये जो रेशियो होगा इसे क्या कहा जाता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आपको अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करो, तो उसके लिए आपको ये रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग द वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ सॉल्वेंट, तो इसे डेल्टा पी से दिखाया जाता है, डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जिसे पी नॉट 1 से दिखाया जाएगा। इन दोनों का जो रेशियो होगा उसे क्या कहा जाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और एक क्वेश्चन आता है इस पे, शो दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब किस पे डिपेंड होना चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड होना चाहिए, x2 से रिलेटेड होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट से रिलेट होना चाहिए। तो देखो रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट 1। तो डेल्टा पी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी नॉट 1 माइनस पी 1 अपॉन पी नॉट 1। क्यों, क्योंकि हमने देखा है जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। बट हमने ये भी देखा, अभी हमने डिराइव किया कि डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या है, पी नॉट 1 जीटा 2 है, ये तो हम डिराइव कर चुके हैं। तो इस वैल्यू को अगर पुट करें हम तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जीटा 2। तो देखो इसे ये डिवाइड करना है तो ये जीटा 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट 1 माइनस पी 1 अपॉन पी नॉट 1। तो ये तीनों इक्वल है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इट इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। इसीलिए ये भी क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये क्या है, सोल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड है। तो ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट देखो हमेशा आने वाला क्वेश्चन है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन और रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मोलर मास से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे रिलेट है, ये एक्सप्रेशन या इसका रिलेशन हमेशा एग्जाम में आता है। तो चलो देखते हैं कि ये कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, फिर हमें इसके न्यूमेरिकल भी देखने। तो चलो सबसे पहले जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, इट इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो होगा सोल्यूट का जीटा 2। तो अभी हमने देखा क्या था, जीटा 2 इज इक्वल टू क्या था, पी नॉट 1 माइनस पी 1 अपॉन पी नॉट 1। यही क्या था, रिलेटिव लोअरिंग था। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो यह अभी हमने डिराइव किया था। बट मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन, तो इसीलिए मैंने वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का एक लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने मोल फ्रैक्शन भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर हमें जीटा 2 कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, N2 अपॉन N2 प्लस N1 या N1 प्लस N2 लिखो। यहाँ पे N1 N2 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट होंगे इन द सॉल्यूशन, एंड द जीटा 2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। बट यहाँ पे क्या होता है, ये जो है N1 जो है ये डाइल्यूशन की वजह से क्या है, N2 से थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए हम N1 प्लस N2 को कंसिडर करेंगे N1। तो ये N2 बहुत ही छोटा है, छोटा है मतलब निगलेक्ट करने इतना छोटा है N2, लेकिन ऊपर का नहीं निगलेक्ट करना है, सिर्फ नीचे का करना है। तो इनको इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या लिखेंगे, सिर्फ N1 लिखेंगे। तो क्या आएगा, जीटा 2 इज इक्वल टू क्या होगा, N2 अपॉन N1। ओके, तो चलो इक्वेशन 1 को वापस लिखते हैं। यहाँ पे हम जीटा 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट 1 इज इक्वल टू क्या होगा, N2 अपॉन N1। तो इसके इक्वल में ये था तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो अभी हमें क्या करना है, हमें
एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है बाय डिसॉल्विंग द सोल्यूट। तो हम क्या करते, एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो हम क्या है, हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, उसमें हम सोल्यूट को ऐड कर देंगे और सोल्यूट में ऐड कर देने के बाद यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, सॉल्यूशन फॉर्म होगा। इसे अच्छे से समझ लो। तो जो सॉल्वेंट होंगे इसका वेट हम पकड़ेंगे W1, इसका मोलर मास होगा M1, और जो सोल्यूट होगा जो कि नॉन वोलेटाइल है, इसका जो वेट होगा उसे हम कंसिडर करेंगे W2, और इसका जो मोलर मास है उसे कंसिडर करेंगे हम M2। तो अभी जो मैं स्टेटमेंट बता रही हूँ उसे समझ लो। सपोज वी प्रिपेयर अ सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग W2 ग्राम ऑफ द solute in the W1 gram of solvent, and M1 and M2 are the molar masses of solvent and solute respectively। तब क्या होगा देखो, अगर हमने ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर किया तो क्या होगा, N2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। ऐसे नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला था, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। और N1 के लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास गिवन कितना है उसका W1 अपॉन मोलर मास क्या है उसका M1 है। तो दोनों के लिए ये फॉर्मूला समझ में आया। अभी ये N1 N2 की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो चलो अभी मैं इस साइड में लिखती हूँ। तो क्या होगा देखो, यहाँ पे हो जाएगा कैसे लिख सकते हैं हम देखो, zeta2 इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन P01 इज इक्वल टू क्या था, N2 अपॉन N1, ऐसे था, राइट। अभी हम N2 के लिए ये वैल्यू और N1 के लिए ये वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखो, N2 की वैल्यू आएगी W2 माइनस अपॉन M2, और नीचे आएगा W1 अपॉन M1। इसे हम रीराइट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, W2 M1 अपॉन W1 M2। तो हमें क्या फॉर्मूला मिला इससे, बहुत सारी चीज़ें आपके बुक में मिसिंग है जो मैंने एडिशनल लिखवा के दिए, तो आप उसे लिखोगे। तो देखो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, P01 माइनस P1, इसे डेल्टा P भी कहा जाता है, P01 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P01, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इज इक्वल टू W2 M1 अपॉन M2 W1। तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिला। तो ये नोइंग ऑल द क्वांटिटीज़ हम क्या कर सकते हैं, जो M2 है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, उसे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते। तो ये हमें फॉर्मूला यहाँ पे मिला है। दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हमें नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिटेल में देख लिया है, वेपर प्रेशर लोअरिंग। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।